सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आपने देखा है, मैंने अभी एक थॉट बोला है, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। दैट मीन्स देखिए, मैंने ये यहाँ पर थॉट आज क्यों बोला है, ये थॉट मैंने इसलिए बोला है कि अब आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम रह गया है, ओनली 1.5 महीने का ही एग्जाम समझिए टाइम। बाकी के जो जुलाई में 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, करेक्ट। और देखिए जो 7 दिन है वे तो ऐसे निकल जाएंगे आपके। तो कितना टाइम है अब आपके एग्ज़ाम में, ओनली 1.5 महीने का टाइम है। और देखिए 1.5 महीने में से समझिए इस महीने के आपके पास कितने दिन हैं, ओनली 15 डेज। इन 15 डेज में आप इस टाइप से स्ट्रेटजी बनाइए नेक्स्ट मंथ के लिए। और इस 15 दिन में आप क्या करेंगे, आपका जो बाकी बचा हुआ कंटेंट अभी रह गया है उसको आप रात दिन करके अपना कंप्लीट कीजिए। देन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ ओनली आपको क्या करना है, अपनी ओनली प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंटेंट तो होता ही है, उसके साथ जितना कंटेंट ज़रूरी है 50% उतना ही आपको 50% किसको देना है, अपनी प्रैक्टिस को देना है। देखिए प्रैक्टिस से क्या होता है, आपकी टाइम मैनेज कर पाएंगे कि किस पोर्शन को आपको कितना टाइम देना है और आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैंने जो लाइन अभी आपको बोली है वो इसीलिए बोली है कि आपके पास इतना कम टाइम है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और अपने एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। तो इस पंक्ति का मीनिंग समझिए, अगर आपको अपने एग्ज़ाम में सफलता पानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, तप करना पड़ेगा। तो आप जितना कठिन आप तप करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, उतना ही सफलता के साथ, उतने ही अच्छे मार्क्स के साथ आप सफलता पाएंगे। इस थॉट का मीनिंग यही है। और अपनी स्ट्रेटजी इस टाइप से बनाइए कि नेक्स्ट मंथ में आप क्या करो, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इन 15 डेज में जो इस मंथ के आपके पास है, अपना कंटेंट रेडी करो। जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है उसको अपना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और साथ ही एक और न्यूज़, जब आपने देखा होगा कि जो ये फॉर्म फिल किए जा रहे थे या नोटिफिकेशन आया था, तभी ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस बार का जो ये सीटेट एग्ज़ाम है ये होगा ऑफलाइन। और नेक्स्ट टाइम जब आप अब विंटर्स में जब फॉर्म फिर से नोटिफिकेशन आएगा, वो आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, वो होगा ऑनलाइन। कैसा होगा, ऑनलाइन। तो वे बच्चे जिनको फियर लगता है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से, उनको समझिए ये आखिरी मौका है उनके पास ये एग्ज़ाम को देने का, करेक्ट। तो चलिए अपनी स्ट्रेटजी इस टाइप से बनाइए कि अपना एग्ज़ाम आप इस बार सभी क्लियर कर पाए। ओके, तो चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारी न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला था। क्या था वो हमारा टॉपिक, सेल मीन्स कोशिका, उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल को देखते हैं। सेल क्या है, इट इज ए स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसके बारे में मैं बताऊंगी, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कोई भी बिल्डिंग है, वो उसका जो फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हुआ है, ईंटों के द्वारा हुआ है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, जो बॉडी बनी है हमारी वो किसके द्वारा बनी है, सेल से बनी हुई है। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल होता है ईंटों का, ऐसे ही हमारी बॉडी का जो निर्माण हुआ है उसको बनाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है, सेल का है। तो सेल क्या है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट है। इसीलिए सेल को कहते हैं इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे जो बॉडी की मूलभूत इकाई है वो क्या है, सेल है। अब देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज ए स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इनका हम मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बायोलॉजिकल दिया हुआ है मीनिंग, यानी जीवात्मक, तो देखिए इसके लिए बायोलॉजिकल वर्ड क्यों बोला है,
देखिए हर वो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मींस यूनिसेलुलर यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक सेल से बनी है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजिकल मीनिंग दिया हुआ है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में जो सांस ले पा रहे हैं, तो वे क्या है, उसमें उनकी बॉडी में क्या यूज हो रहा है, सेल यूज हो रही है। तो सेल का इस तरीके से क्या यूज है, बायोलॉजिकल यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है कि इस सेल को मतलब स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, संरचना। अब देखिए हमारी बॉडी की संरचना जो बनी है, हमारी जो शेप है बॉडी की, उसे बनाने में भी रोल है किसका, सेल का। तो हमारी बॉडी की शारीरिक संरचना बनाने में भी सेल का इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल भी बोला है सेल को। नेक्स्ट दिया हुआ है फंक्शनल यूनिट। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन काम कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम, जो एक डाइजेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम में। तो बॉडी के अंदर हर वो ऑर्गन जो अपना काम कर पा रहा है, वो किसकी हेल्प से कर पा रहा है, वो कर पा रहा है सेल की हेल्प से ही, इसलिए सेल को बोला गया है फंक्शनल यूनिट बोला गया है। तो सेल को बोला गया है क्या, बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचना, यानी सबसे छोटी यूनिट सेल को इसलिए कहते हैं कि ये हमारी बॉडी की शारीरिक संरचना बनाने में भी हेल्प करती है, हमारी बॉडी में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको करने में भी ये हेल्प करती है, और हम जीव हैं उनको बताने में भी, इसलिए इसका सेल का बायोलॉजिकल रोल है इस सेल का। अब देखिए सेल की हम देखते हैं, सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया है वो किया है किसने, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। कौन सी सेल थी वो, कॉर्क सेल थी। कॉर्क सेल क्या होती है, डेड सेल होती है। कॉर्क कैसी सेल है, कॉर्क है एक डेड सेल। अब देखिए जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा था सबसे पहले इस सेल को। कौन सी सेल थी, कॉर्क सेल। क्या है, ये एक डेड सेल है। ओके, अब देखिए इसको डेड सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए इसकी जो कॉर्क सेल की जो स्ट्रक्चर है, ये इन्होंने इस टाइप की देखी थी, हनी कॉम्ब लाइक इन्होंने इसकी शेप देखी। इस सेल की जो ये कॉर्क सेल थी, इसकी इन्होंने शेप देखी ऐसी हनीकॉम्ब यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसकी जो शेप होती है अंदर से एक उसकी देखिए एक हनीकॉम्ब की, तो वो इस तरीके से होती है। तो इसलिए इसकी जो कॉर्क को इन्होंने देखा था, इसकी जो शेप देखी उन्होंने देखी इस तरीके की हनीकॉम्ब देखी, और इस तरीके से उन्होंने ये सेल को देखा। बहुत सारी सेल इस तरीके से अरेंज थी इन कॉर्क में। जो कॉर्क है कैसा पार्ट होता है, ये प्लांट का, ये कॉर्क किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट है। तो प्लांट में देखा था इन्होंने, तो उसमें ये कॉर्क देखा इन्होंने, पार्ट डेड सेल था। तो इस तरीके से अरेंजमेंट देखा इन्होंने, ये अरेंजमेंट इन्होंने देखा एक सेल की तरह देखा। जैसे जेल होती है ना, जेल में जो सेल बनी हुई थी ऐसे बराबर बराबर में जेल के अंदर जो सेल बनी हुई है, तो उस टाइप का इन्होंने इनका ये अरेंजमेंट देखा कॉर्क सेल का। इन्होंने ये तो उसी से इन्होंने बताया कि ये सेल बनी हुई है, यहीं से इस तरीके से यहाँ पर इसको नाम दिया गया सेल का, कि सेल का फॉर्मेशन इनकी इस टाइप का अरेंजमेंट है। सेलुलर इन्होंने इसकी शेप देखी, इस तरीके से का अरेंजमेंट देखा, तो इसी वजह से इन्होंने इसको ये जो कॉर्क था इन्होंने इसको नाम दिया कॉर्क सेल का। और इसमें कोई मूवमेंट कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, तो इस वजह से इसको डेड सेल बोला गया। इसके बाद देखिए जो लिविंग सेल्स देखी गई है उसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को, इसके बाद ये सेल्स है इनका भी देखिए साइंटिस्ट जो है आते जाते रहते हैं। पहले किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले किसी चीज को देखा, अब मान लीजिए यहाँ पर ये यूजफुल नहीं है, मतलब लिविंग सेल्स तो नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी इनका वर्क को ऐड किया गया है। तो उसके बाद जो फिर वर्क किया है इनके आगे की कॉर्क सेल के बाद जो वर्क किया गया है वो एंटोनी वैन लीवेनहॉक द्वारा किया गया था। इन्होंने डिस्कवर किया फिर
लिविंग सेल्स को। तो इनके बाद सबसे पहले जो लिविंग सेल्स को देखा गया वो एंटोनी वेन लीवेनहॉक द्वारा देखा गया। किसमें देखा था इन्होंने? सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा था, कि इन्होंने बैक्टीरिया में सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। तो ऐसे ही इनके पास भी खुद का माइक्रोस्कोप था। जो ये रॉबर्ट हुक थे, इनके पास भी अपना माइक्रोस्कोप था। इनके माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन था वो ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं था, लेकिन इनके पास हाई फ्रीक्वेंसी का माइक्रोस्कोप होने के कारण तो इन्होंने देखा कि जो मैग्निफिकेशन था इनके उसका तो वो बढ़िया था। तो ये देख पाए, सेल्स के अंदर मूवमेंट देख पाए, जो ये नहीं देख पाए थे क्योंकि तो डेड सेल थी। फिर इन्होंने देखा, क्योंकि इन्होंने इस पे भी सर्च किया था, फिर इन्होंने देखा, इन दोनों में कंपैरिजन की, तो इसमें देखा इन्होंने मूवमेंट देखा, लिविंग सेल्स जैसे करती है, क्या क्या लिविंग सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर होती है वो सब इन्होंने सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज को देखा। बैक्टीरिया को देखा, और बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यानी इसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है। तो बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर, ये भी बताया। इसके बाद इन्होंने और भी देखे, स्पर्मेटोजोआ देखा, प्रोटोजोआ देखा। तो इन्होंने ये इसके बाद ये लिविंग सेल्स को ये देखते चले गए। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए सबसे पहले लिविंग सेल्स को डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने। और सब इनसे भी पहले जो सबसे पहले जो अगर लिविंग सेल्स का जिक्र नहीं होता है, ओनली पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, तो वे थे रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, एंटोनी वेन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए सेल थ्योरी, इसके बाद सेल के बाद आती है इनकी सेल थ्योरी। देखिए कोशिका, सेल थ्योरी की हिंदी कोशिका सिद्धांत। अब देखिए जो सेल थ्योरी है ये भी दी गई दो साइंटिस्ट के थ्रू, स्लाइडेन एंड स्वान। जो ये स्लाइडेन और स्वान ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, स्लाइडेन मिथियाज, स्लाइडेन थियोडोर स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया सेल थ्योरी को। इन्होंने अपनी थ्योरी में, इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बताया कि जितने भी जीव हैं वे सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जितने भी जीव हैं धरती पर जिनमें सांस चल रही है वे सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? वे सेल से बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने एक्सेप्शन दिया एक वायरस को लेकर, कि जो वायरस है एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। कैसे? देखिए क्योंकि ये जो वायरस है इसकी खुद की इसकी बॉडी में सेल नहीं होती, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेल से बनी हुई नहीं है वायरस की। कैसे? देखिए ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक तरीके से बॉर्डर लाइन है। देखिए जो वायरस होता है ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है। इसके लिए भी एक वर्ड दिया गया है, जो वायरस है कैसा है? ए सेलुलर। ए सेलुलर उसको बोलते हैं जो ना तो यूनिसेलुलर हो और ना मल्टी सेलुलर हो। तो इस वजह से इसकी खुद की ये ना तो यूनिसेलुलर है ना मल्टी सेलुलर है, इसको अलग ही नाम दे दिया गया है वायरस को। क्या दिया है? ए सेलुलर, यानी जिसकी खुद की कोई जिसके पास खुद की कोई सेल नहीं होती उसे ए सेलुलर बोला गया है। और इसके पास नहीं है खुद की सेल तो इसलिए ए सेलुलर बोला। और साथ ही इसके अंदर और भी फॉर्मेशन देखा कि अगर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये किसी के होस्ट की बॉडी में अगर इसको होस्ट मिल जाता है जिसके अंदर ये एंट्री कर पाए तो ये हो जाएगा एक्टिव। अदरवाइज ये जो इन्वायरमेंट में ये ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है वायरस। जैसे ही इसे अपना होस्ट मिलता है उसकी बॉडी में जाने का इसे रास्ता बॉडी में मिल जाती है ऐसे कि इसको एंटर करना है तो ये हो जाएगा एक्टिव। अदरवाइज ये इन्वायरमेंट में ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, अगर ये किसी प्रोकैरियोटिक की बॉडी में जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक वो जिनके पास क्या होगी, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है। लाइक मैं बात करूं बैक्टीरिया की और प्रोटोजोआ, ये एक ही सेल से बने हुए हैं। अगर ये किसी प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करता है वायरस तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। अगर ये किसी यूकैरियोटिक की बॉडी में जाता है वायरस, यानी जिसकी यूकैरियोटिक किसे बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी किससे बनी हुई है? बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो अगर ये किसी यूकैरियोटिक की बॉडी में जाता है तब भी उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? ये यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ये प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक की बॉडी में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है।
और बहुत नुकसानदेह होता ही है वायरस, बड़ी से बड़ी बीमारी को कॉज करता है वायरस। और देखिए अगर ये बॉडी से बाहर रहता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की, तो ये कोई नुकसान नहीं करता, ऐसे ही फ्रीली घूमता रहता है। तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वे। और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा कि वे जीव जिनकी बॉडी सेल से, वे सारे जीव जो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये बात किसने कही है, इसने कही है स्लाइडेन और समान ने। साथ ही इन्होंने ये एक्सेप्शन दिया वायरस का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सेल ऑर्गेनेलिज को, सेल की ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते हैं। चलिए सेल के टाइप देखते हैं। पहले सेल ऑर्गेनेली को कल डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं हमारी अर्थ पर सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो अर्थ पर सबसे छोटी है वो है PPLO। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, और दूसरा एक और नाम है इसका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के नाम से भी ये आ सकता है एग्जाम में, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। अब देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में, देखिए अब सबसे लॉन्गेस्ट, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट जो सेल है सबसे लंबी वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन की लेंथ कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन बॉडी में, जो एक फीमेल है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन की फीमेल बॉडी के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है एग सेल। मेल बॉडी के अंदर ह्यूमन में सबसे छोटी जो सेल होती है वो होती है स्पर्म। अब देखिए ये हमने देखी यहाँ पर अर्थ पर सबसे छोटी सेल, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब देखिए इधर सेल के टाइप हम डिस्कस करेंगे। सेल के दो टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं? प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, कैरियोट का मीनिंग है न्यूक्लियस, यानी वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अनडेवलप होता है। तो इसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास अनडेवलप, यानी पूरा डेवलप यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, अनडेवलप्ड। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड, तो ये यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब देखिए ये अनडेवलप, यानी मैंने क्या बताया, प्रो का मीन्स प्रिमिटिव, प्रोकैरियोट का मीनिंग न्यूक्लियस, वो सेल जिसके पास बिल्कुल ना के बराबर न्यूक्लियस होता है। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से होती है कि इनकी बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर न्यूक्लियस ऐसा होता है, ये सेल है और इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ही फ्री फॉर्म में ऐसे ही रहता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे सराउंडेड नहीं होता है। जिस न्यूक्लियस को सराउंडेड, ये जो न्यूक्लियस है जो सराउंड करता है, जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो ये न्यूक्लियस है ये ऐसे विदाउट मेम्ब्रेन के होता है, तो इसलिए इसको बोला गया है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कैसा न्यूक्लियस है? अनडेवलप है, यानी पूरी तरीके से ये डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल देखते हैं। बैक्टीरिया, साथ में क्या है, ये यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। यू का मीन्स ट्रू, यानी ट्रू सत्य वाला न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है। और इसका ट्रू न्यूक्लियस क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, ये मानिए ये भी एक सेल है। अब यूकैरियोटिक का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, इसका ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक का ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। ये क्या है बात जिससे मैंने किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये अंदर क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस। और हमने प्रोकैरियोटिक में क्या देखा था, ये ऐसे ही था, इस मेम्ब्रेन के बिना था, तो इसलिए बोला इसे अनडेवलप बोला। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है, एडवांस होगा ये, तो इसे बोला है वेल डेवलप न्यूक्लियस बोला इसका यूकैरियोटिक का। साथ में जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इनकी ये जो सेल है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, यानी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो बॉडी है वे बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। करेक्ट। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसके देखिए, ह्यूमन, हम ह्यूमंस भी कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने के हैं। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स, हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस, यूकैरियोटिक, प्लांट और एनिमल। तो ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस कैसे हैं, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमने आज डिस्कस कर लिया है, सेल के टाइप को देख लिया है, लॉन्गेस्ट सेल को देखा, लार्जेस्ट को देखा, और वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल को देखा, पीपीएलओ को। इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। और देखिए इसकी एवरेज रेंज है, ये जो पीपीएलओ है इसकी एवरेज रेंज लिखी हुई है, ये एवरेज रेंज है 0.1 माइक्रोमीटर। ये इतना छोटा होता है, सबसे छोटा होता है ये अर्थ पर जो ये सेल है लिविंग, कौन, पीपीएलओ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की जो हम नेक्स्ट अब वीडियो लेकर आएंगे, उस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेल ऑर्गेनेलिज को, जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो मैंने स्टार्टिंग में ये साइंटिस्ट के नाम बताए थे सेल थ्योरी के, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आज के इस लेक्चर से इन दो जगह से क्वेश्चन आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेलिज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।